बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कलीम हुसैन है और मैं मुसन्निफ हूँ एक नई किताब। उसका नाम है पीस एंड रिकन्सिलिएशन इन इंटरनेशनल एंड इस्लामिक लॉ। इस किताब का लिखने का क्या वजूहात है कि आज जब हम देखते हैं दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में बिलखुसूस शाम, यमन और अफगानिस्तान, तो हमारे जो एनालिस्ट हैं जो तज्जिया करते हैं इन ऐसे इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, वो बताते हैं कि दीज आर नेवर एंडिंग वॉर्स और फॉरएवर वॉर्स, के इतने तवील अरसे तक ये जंग की हालत में है कि ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि इनका हल हो सकता है। ये एक पहली वजह थी जो मैंने इस किताब का मैंने लिखा है। दूसरी बात है कि जब देखा जाता है कि ये जो ममालिक अक्सरियत वहाँ जो उनकी आबादी होती है वो मुसलमान लोग होते हैं, तो ये भी वजूहात थी देखने के लिए कि ये इसके पीछे काश वजह क्या है कि हमेशा ऐसा ही होता है। और आज अभी तो जंग तो यूक्रेन में भी शुरू होगी, रूस में भी, लेकिन वहां भी हमारे मुसलमान बहन भाई भी रहते हैं, तो अब इसी और लोग भी उनको असर हो रहा है। तो ये भी एक वजूहात थी मुझे इस किताब के लिखने के लिए। तो इंटरनेशनल पीस रिकन्सिलिएशन इंटरनेशनल इस्लामिक लॉ जो पहला चैप्टर है इस किताब का, हम जो इंटरनेशनल कवानीन है पीस एंड रिकन्सिलिएशन के मुताबिक उसको हम डील करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आर्बिट्रेशन, जो दोनों पार्टीज में इख्तलाफात होते हैं सो सुलह कैसा होता है, क्या दलाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल इदारे हैं, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उनको उनके बारे में लोगों को आगाह करते हैं। फिर हम जो यूज ऑफ फोर्स कब इस्तेमाल हो सकती है दूसरी रियासतों के, क्या उसके कवानीन है, जो उसूल हैं जब आप इस्तेमाल करते हैं, कब ये हो सकता है, इस पर हम डील करते हैं। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, आपकी दिफा के लिए इंटरनेशनल कवानीन आर्टिकल 51, उसको भी हम टैकल करते हैं। और द रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंटरनेशनल लॉ, उसको भी हम डील करते हैं। और आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टीज एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, हुकूक हुकूक जो इंटरनेशनल कवानीन में है। जो दूसरा चैप्टर है, कोशिश करती है अवाम अन्नास को आगाह करने के लिए कि हमारे इस्लामिक कवानीन क्या बताते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, पीस एंड रिकन्सिलिएशन के मुताबिक। सो हमारे इस्लामिक कवानीन दहशतगर्दी के बारे में क्या बताते हैं, काउंटर टेररिज्म, ऐसे जब हालत पैदा होती है, ऐसे तंजीमों जब आपका सर उठाते हैं, उसको कैसे डील करना चाहिए, उसको भी हम डील करते हैं। हमारे सफीर, हमारे डिप्लोमैट्स, उनको क्या रोल ऑफ फंक्शन होता है, बगावत, रिबेलियन, इसको भी डील करते हैं। जब इख्तलाफात दोनों फरकैन में होता है, चाहे वो शख्सियत शख्सियतें हो और रियासत हो, उसको कैसे डील किया जाता है। स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, रियासत तो वो गैर रियासत कलदम जमाते, उनको कैसे डील किया जाता है, उन पर भी हम वो जो डालते हैं। और जो तीसरा चैप्टर है हमारी किताब का, फिर हम अवाम अन्नास को ये कोशिश करते हैं बताने के लिए कि इन दोनों सिस्टम्स के, इंटरनेशनल इस्लामिक लॉ, इन पर अब आहंगी मिलाप कहाँ तक है और इख्तलाफात कहाँ तक हो सकता है। ये भी एक वामनस जो उसको पढ़ने वाले लोग होंगे उनको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस क्या है। और जो फोर्थ चैप्टर है मेरी किताब का, ये प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस किताब का। इसमें फिर हम क्या कोशिश करते हैं कि ये जो कवानीन है इंटरनेशनल, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो, वो इस्लामिक लॉ हो, कि जब ये रियासतें बिलखसूस जो हमारी मुसलमान की इबादत ज्यादा है, चाहे अफगानिस्तान हो, अ, अगर ये जो शरीयत मुतहरा के जो उसूल हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, अगर उसको इस्तेमाल किया जाए, क्या ज्यादा चांस है, अहमियत है कि वो इख्तलाफात जल्दबाजी से वो हल हो सकते हैं। इसको हम कोशिश करते हैं डील करने के लिए कि जब ऐसी तंजीम आपके सामने हो जो इस्लामिक कवानीन को वो मानती है और दूसरे कवानीन पर वो तवज्जो ही नहीं करती, तो काश अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या इसका इसका अहमियत है कि वो गुंजाइश है कि शायद वो मसला ज्यादा जल्द ब जल्द हल हो सकता है। तो ये हम कोशिश करते हैं इसको टैकल करने के। और फिर हम कश्मीर को भी देखते हैं, कश्मीर की सिचुएशन में, और पाकिस्तानी इसराइल। और इस चैप्टर में हम जो तीन ममालिक में इसको कोशिश करते हैं, मैंने बताया अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसराइल और कश्मीर। तो जब आदमी देखता है इन ममालिक में
इनकी तादाद सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं होती, जैसा कश्मीर में भी और मुख्तलिफ मजहब के भी लोग वहाँ मौजूद हैं, चाहे हिंदू हो, कोई सिख हो, ईसाई हो, वगैरह वगैरह। तो हम कोशिश करते हैं इस चैप्टर में एक नई कॉन्सेप्ट पेश करने के लिए। तो उसका जो मैंने इसको डिस्क्राइब किया है वो थियो डिप्लोमेसी, कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे सफीर हैं, उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हमारे जो मुख्तलिफ मजहब के जो रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा, कि उनको उनकी राय, उनके ओपिनियंस इस्तेमाल किया जाए कि जब ये इख्तलाफात होते हैं। तो इसलिए कि ऐसा होता है कभी कभार कि जिन ममालिक में ये जो जंगें हो रही हैं, वहाँ ऐसे लोग होते हैं जो इन ऐसे हस्तियों को वो मानते भी हैं एज एन अथॉरिटी। तो अगर इनकी राय लिया जाता है तो ये पॉसिबिलिटी है वो जो इख्तलाफात है वो ज्यादा जल्दी से वो हल हो सकते हैं। ये हम कोशिश करते हैं विद इन द प्रिज्म ऑफ थियो डिप्लोमेसी इसको हल करने के लिए। तो इसका एक दूसरा एक एंगल ये भी है कि लोग ये भी कहेंगे कि अक्सरियत ये एक सियासी जंग होती है, ये पॉलिटिक्स है, रियल पॉलिटिक्स है, लोग अपने अना की जो बैटल्स होती है वगैरह वगैरह, तो इसका मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये भी एक लिहाज में एक दुरुस्त बात है। लेकिन आज की जब दुनिया देखा जाता है, आप देखें जो शाम में जो कुछ हुआ है, ये जो दाइश वो जो इस्तेमाल करती है नाम आपका इस्लामिक स्टेट, ये जो वेस्टर्न लोग हैं जिनको दीन इस्लाम को इतनी वाकफियत नहीं है, वाबस्तगी नहीं है, वो उनका एक गलत नुक्ता नजर पेश होता है कि इस्लाम के बारे में ये एक वहशत का मजहब है, दहशत का है, वगैरह वगैरह। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी जो रहनुमाई लिया जाता है ऐसे हस्तियों को, तो वो फिर एक फर्क बताएंगे वाम नास के लिए कि ये जो पॉलिटिकल एंगल के जो कुछ हो रहा, इसका दीन इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि किसी मजहब का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो काम जो हरकतें जो कर रही है गैर इंसानिय है और अगेंस्ट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, ये किसका पहला जवाब है। और ना भी वो देखें, इस्लामिक स्टेट, वेस्टर्न एनालिस्ट तो कहते हैं सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट, और जो हमारे उलमा मशाइख वो तो कहते हैं दाइश, इसको इस्लामिक स्टेट तो ना भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये है ही, इसका ताल्लुक इस्लाम का नहीं है। ये एक वजूहत है इसको टैकल करने के लिए। और दूसरी बात है, जब आप फर्ज करें ये जो इंडिया में देखते हैं आज जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है आरएसएस के मुताबिक जो हो रहा है, वो भी है तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, लेकिन उसको मजहब के भी डाला जाता है गलत तरीके से एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फेथ। तो ये जो हमारे जो हिंदू मजहब के तल्लक रखने वाले लोग, वो भी बताएंगे कि ये जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, जो ये जो हरकतें जो कर रही है, अ, आपके जो नुक्ता नजर मौकफ वगैरह, इसका जो मेन प्रिंसिपल उसूल है हिंदुइज्म के, उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो ये भी हम कोशिश करते हैं कि इसकी ये एक जवाब है कि काश इसकी क्यों जरूरत है कि ऐसे एंगल को उसको एड्रेस करने के लिए। तो फिर हम जो फाइनल हमारा चैप्टर इस किताब का, हम एक इसको कोशिश करते हैं कि सारा एनालिसिस के मुताबिक कि एक इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल पीस एंड रिकंसिलिएशन काउंसिल होनी चाहिए, जिसमें ये मुख्तलिफ मजहबों को सीनियर अथॉरिटीज वहाँ वो मौजूद हों, उसका भी हिस्सा हो, हमारे डिप्लोमेट्स भी हों, इंटरलॉकुटर्स भी हों, पॉलिटिशियंस वगैरह सीनियर। जब कोई ऐसे ममालिक में अख्तलाफात होता है जिनके इनकी तादाद मौजूद है कि इनकी राय ओपिनियंस ले सकते हैं, और इनको हम इस्तेमाल इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं एज एन ऑप्शन, जब ये जब फरकैन को सुलह कोशिश करने की होती है, हमारे इज्तिमा होते हैं तो लोगों को बुलाने के लिए, जो पार्टीज इख्तलाफात में है रियासतों को एंगेज करने के लिए, कि इनका भी एक बाब होना चाहिए इनको इस्तेमाल करने के लिए एज ए रिकंसिलिएशन काउंसिल के। और मेरे एक ओपिनियन है कि अगर ये ऑप्शन होगा हमारे सफीरों के लिए, जब ये डिस्प्यूट होती है, कि इसका चांस है कि वो ज्यादा जल्द जल्दी से वो जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनका हल हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि ये ऑटोमेटिकली ये यही सोल्यूशन होगा, लेकिन इसके बावजूद ये सोल्यूशन ना होने का बेहतर है कि ये सोल्यूशन आपके पास हो एज एन ऑप्शन ऑन द टेबल। ये हम कोशिश करते हैं बताने के लिए। और फाइनली हम जो यूनाइटेड नेशंस के जो इंटरनेशनल रेजोल्यूशन हैं, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो तालीम पर तवज्जो देते हैं,
पीस रिकन्सिलिएशन को तवज्जो दिया जाता है, औरतों को हकूक पर दिया जाता है, उन पर भी हम अ, अ, कोशिश करते हैं बताने के लिए कि अवाम नास को समझ आए कि हमारे जो कवानीन है इसको अब महंगी भी है, वो कहाँ तक कुछ ना कुछ इख्तलाफात भी है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्पेशली आज के जो यूरोपियन ममालिक वेस्ट में बहुत ज्यादा ऐसा भी होता है कि इस्लाम के बारे में उनका गलत नुक्ता नजर होता है, एक अंदाज होता है, एक वहशत का मजहब है, एक दहशत का है। हम कोशिश करते हैं इस किताब के जरिए में लोगों को बताने के लिए कि इस्लामिक जो उसूल, जो इसका बुनियाद है, वो मैसेज ऑफ हार्मनी है, इंसानियत का दर्स है। और जो प्यारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सरापा रहमत है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, पूरी दुनिया अर्द समावात के लिए एक सरापा रहमत आया। तो ये भी हम कोशिश करते हैं लोगों को रहनुमाई बताने के लिए कि ये दीन एक इंसानियत का दर्स देता है। और ये जो परसेप्शन है, ये एक गलत तासब है, परसेप्शन है दीन के बारे में। और अल्टीमेटली जब पूरी कायनात इंसानियत के एज ए ह्यूमैनिटी हम इस पर तवज्जो डालेंगे, जो कवानीन है, जो उसूल है, अमन के रास्ते में जो देते हैं एज अ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, यही रास्ता होगा हमें इन मामलात तय करने के लिए, विद द वी कि हम ये सियासी इख्तलाफात तो चलते रहते हैं, लेकिन ये जो हाई राइज प्रिंसिपल्स है, कवानीन, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, इस्लामिक लॉ के मुताबिक और मजहब के भी मुताबिक, जो आपको डायरेक्शन देते हैं, इंसानियत का दर्स, अमन का दर्स, कैसे इख्तलाफ को हल करने के लिए, ये भी एक जरूरत है एज अ बाब, एज अ चैप्टर, एज एन ऑप्शन, कि हमारे सफीर, हमारे रहनुमा, हमारे सियासतदान जब ये इख्तलाफात होते हैं तो इसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये किताब, ये अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाती है अमेजन में। तो इसकी ऑप्शन एक हार्डबैक कॉपी भी मिल सकती है, पेपरबैक के ऑप्शन भी है, ई बुक भी आपको मिल सकती है। अगर जो शख्सियत वो दिलचस्पी नहीं रखते हैं पढ़ने पर, किताबों को पढ़ने का, एक ऑडियो बुक भी मौजूद है कि आप सुन भी पा सकते हैं। तो मेरा उम्मीद है इंशाल्लाह आप जरूर आपको मुस्तफीद होंगे इस किताब पढ़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।